नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। आज फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज हम मृदा का परीक्षण क्यों आवश्यक है और मृदा का जो परीक्षण कराने के लिए उसका नमूना कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक से आप लोगों को हम जानकारी देंगे। देखिए साथियों, ये जो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो होते हैं, ये गन्ने की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय में हम लोग खेती में, चाहे वो कर्षण क्रियाएं हो, चाहे वो कीटनाशक दवाई का प्रयोग हो, चाहे वो किसी खाद और पोषक तत्व का प्रयोग हो, ये 3 महीनों में सभी क्रियाएं हम पूरी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ये शरीर है, यदि हमें बुखार शरीर में आ जाता है तो हम, बुखार जब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें बिना जांच किए 2 दिन की दवाई हमें दे देता है और हम 2 दिन की दवाई लेते हैं और 2 दिन की दवाई खाने के बाद यदि हम ठीक नहीं होते, बुखार हमारा ठीक नहीं होता है, तो हम डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, तो डॉक्टर फिर हमें दवाई देने से मना कर देता है। वो हमारी खून की जांच के लिए लिख देता है। खून की जांच के बाद ही वो आगे हमें ट्रीटमेंट देता है। तो ठीक उसी तरह ये मिट्टी है। यदि मिट्टी के अंदर और फसल के ऊपर हमें किसी पोषक तत्व की कमी दिखाई दे रही है और वो पोषक तत्व हम कंटिन्यू फसल के अंदर दे भी रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमें मृदा का परीक्षण कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी है, इसके अंदर किसी भी पोषक तत्व की यदि कमी है और हमें पैदावार ठीक से नहीं मिल पा रही है और पोषक तत्व की कमी है, तो हमें पैदावार में कहीं ना कहीं उसकी जो है कमी देखने को मिलेगी। और यदि किसी पोषक तत्व की अधिकता है मिट्टी के अंदर, तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी हमें आप जो है देखने को मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिट्टी है, जो जमीन है, इसके अंदर 16 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि 16 पोषक तत्व में हम इन पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं: मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में तो आपका नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर है और मोलिब्डेनम है और कोबाल्ट है। गौण पोषक तत्व में आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और आपका सल्फर है। ये 3 पोषक तत्व गौण पोषक तत्व के अंदर आते हैं। तो इस तरह से 13 पोषक तत्व होते हैं और 13 पोषक तत्व के लिए हम कोई ना कोई खाद एवं उर्वरक के रूप में हम पौधों को देते हैं, जमीन को देते हैं, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। और 13 पोषक तत्व के बाद जो 3 पोषक तत्व बचते हैं, हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 3 पोषक तत्व जो पौधा है वो वायुमंडल के द्वारा जो है ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये 16 पोषक तत्व जो होते हैं, वो हमारी फसल की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए 16 के 16 पोषक तत्व देने जरूरी होते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी है तो उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि अधिकता है तो उसके भी दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मिट्टी की जो जांच है, मिट्टी का जो परीक्षण है, वो कराना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी आपको फसल के ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी की जो जांच है वो जो कराई जाती है, उसका जो मिट्टी का जो नमूना लेने का जो तरीका है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे कि खेत है, उसको सबसे पहले मिट्टी लेने के लिए हमें उसकी जो चारों कोने हैं खेत के, पहले शुरुआत में जो 2 कोने हैं उसके लगभग 3 मीटर अंदर से हमें मिट्टी लेनी है। उसके खेत के बाद आगे बढ़ते हैं, जो बीच जहां पे खेत कहा जाता है, फिर मेड के 3 मीटर अंदर बढ़ के फिर 2 जगह से मिट्टी लेनी है। फिर लास्ट वाले जो कोने हैं उसके 3 मीटर अंदर से 2 जगह से मिट्टी वहां लेनी है और एक बीच से खेत के। इस तरह से 7 जगह से मिट्टी हमें लेनी है। और मिट्टी किस जगह से नहीं लेना है, जैसे कि अगर खेत में कहीं पेड़ है, मेड़ के किनारे या खेत के कहीं किसी साइड में या खेत के बीच में,
तो पेड़ के नीचे से, छाया से कभी मिट्टी नहीं लेना है। यदि कहीं पे हमने देसी खाद या गोबर की खाद डाला हुआ है, उसके पास से, उसके बगल से मिट्टी नहीं लेना है। या किसी जगह पे हमने रासायनिक खाद का प्रयोग किया हुआ है, उस जगह से मिट्टी हमें नहीं लेना है। तो मिट्टी लेने का एक तरीका मैं आपको बता दें क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी है। और मिट्टी लेने के लिए हम उसका कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो मिट्टी लेने के लिए जो पहले से फसल ली गई है, उसके बाद खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें एक वी आकार का एक गड्ढा बनाते हैं। ये जो मैंने 7 जगह बताई है, 7 जगह में एक वी आकार का गड्ढा बनाते हैं। और वी आकार का गड्ढा बनाने के बाद जो साइडों से जो उसकी लेयर है, उसकी मिट्टी वो एक निकाल करके एक कपड़े पे उसको बिछा लेते हैं। ये 7 जगह से मिट्टी लेने के बाद इस मिट्टी को बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद उसके ऊपर जो कूड़ा करकट उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद उस पर एक सीधी लाइन खींची जाती है और फिर एक आड़ी लाइन खींचते हैं। उसके बाद आमने सामने ये जो क्रॉस का निशान बना है, इसके आमने सामने की जो मिट्टी है उसको हटा दिया जाता है और फिर इस मिट्टी को मिला लिया जाता है। यही प्रक्रिया 2-3 बार, 3-4 बार हम करते हैं। जब लास्ट में लगभग 500 ग्राम ये मिट्टी बच जाती है तो उसको एक पॉलीथीन में जो है भर लिया जाता है, उसको पैक करते हैं। और पैक करने के बाद उस पर एक लेबल लगाया जाता है जिसमें कि किसान का नाम, उसके पिता का नाम, उसके ग्राम का नाम, उसकी तहसील का नाम, उसके जनपद का नाम और उसके बाद खेत का खसरा संख्या। यदि खेत का खसरा संख्या किसान भाई को नहीं मालूम है तो किसान भाई कोई खेत की पहचान, वैसे तो किसान भाई अक्सर खेत की पहचान कोई चक्रोड़ के बगल का, कोई रास्ते के बगल का, कोई पेड़ के पास का, कोई ट्यूबवेल के पास का खेत की पहचान जरूर होती है। वो खेत की पहचान भी उसमें जरूर लिखे और उसके साथ साथ पूर्व में ली गई फसल का नाम और जो आगे फसल लेने जा रहे हैं उस फसल का नाम, ये इतना लिख करके उस पर एक लेवल जो है टैग कर दीजिए। उसके बाद ये जो सैंपल है या तो कृषि विज्ञान केंद्र पर या आपके ब्लॉक स्तर पर जो कृषि पर्यवेक्षक आते हैं उसको आप दे दीजिए या कृषि विज्ञान केंद्र पर आप पहुंचा दीजिए। तो ये जो है आपका लगभग 1 हफ्ते के बाद ये लैब से आपकी जो रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट के अनुसार आपको जमीन के अंदर पोषक तत्व देने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो में इतना ही। और अब अंत में मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। जी हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।